बिस्मार्क ने पहले युद्ध से स्लेस्विंग को जीता, दूसरे युद्ध से उत्तरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में किया और तीसरे युद्ध से दक्षिणी जर्मनी को जीतकर जर्मनी को एकीकृत किया। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो हर बार प्रश्न पत्रों में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और उसके मानचित्र के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, यानी कितने युद्ध लड़े गए। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि 10 में से आप हमें कितने अंक देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि जर्मनी जो है वो 360 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उनमें आपसी झगड़े चलते रहते थे, जिसके कारण उनमें एकता नहीं थी। पर्सा, हनोवर, फ्रैंकफर्ट, बाडेन, वुर्टमबर्ग आदि उस समय के जो प्रमुख राज्य हुआ करते थे और पर्सा इनमें सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो अब बात करते हैं कुछ साल पहले की, यानी 1815 की। जब नेपोलियन ने सैन्य अभियान किए तो उन्होंने 360 राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक संघ बनाया, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था। और मेटरनिक ये कभी चाहता ही नहीं था कि किसी भी देश का एकीकरण हो। तो इसलिए जब भी कोई एकीकरण के लिए विद्रोह होता था, मेटरनिक उसे दबा देता था। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा कि आंदोलन होते थे, उसे दबा दिया जाता था, आंदोलन फिर होते थे, उसे दबा दिया जाता था। ये आंदोलनों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही समय गुजरता गया और 1861 में कहानी एक नया मोड़ लेती है कि 1861 में जो उस समय के राजा थे विलियम फोर्थ, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर राजगद्दी पर अब विलियम प्रथम राजा बनता है। विलियम प्रथम जैसे ही राजा बनता है, वो जर्मनी के एकीकरण का जो कार्य है वो एक नए सिरे से शुरू कर देता है। सन 1862 में वह बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। बिस्मार्क कौन था, उसने क्या क्या किया, हम वीडियो के पार्ट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। बिस्मार्क जैसे ही प्रधानमंत्री पद की कमान संभालता है, वह अपनी सेना का विस्तार करना शुरू कर देता है और वह अपने भाषणों में कहता है कि आज की समस्याओं का हल भाषणों और बहुमतों से नहीं, बल्कि उनको सुलझाने के लिए रक्त और लौह की आवश्यकता है। इसी रक्त और लौह की नीति पर चलते हुए उसने 1864 से लेकर 1870 तक मात्र 3 युद्धों के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत किया। ये 3 युद्ध ही जर्मनी एकीकरण के चरण हैं, जिन्हें हम अब पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले चरण यानी पहले युद्ध की, डेनमार्क वर्सेस पर्सा ऑस्ट्रिया। तो पहला युद्ध सन 1864 में डेनमार्क वर्सेस ऑस्ट्रिया और पर्सा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑस्ट्रिया पर्सा का साथ क्यों दे रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका पहला कारण है कि डेनमार्क ने जिन हिस्सों पर कब्जा किया हुआ था, उनमें से कुछ हिस्सा है वो ऑस्ट्रिया का था, जो वो वापस चाहता था। और दूसरा कारण था बिस्मार्क की कूटनीति, क्योंकि बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया है वो काफी शक्तिशाली है। अगर मैंने अकेले ने डेनमार्क पर हमला किया तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना इसे खिलाफ करने की बजाय इसको युद्ध में शामिल कर लिया जाए। इससे एक तो हमारी शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी और दूसरा कोई हमारा विरोध करने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के बल पर पर्सा को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया। डेनमार्क के अधीन 2 प्रदेश आते थे, स्लेस्विंग और होल्स्टाइन। इसमें जर्मन जाति और डेनिश जाति के लोग रहा करते थे। उस समय जो राष्ट्र भावना थी वो चरम सीमा पर थी। तो डेनिश जाति के लोगों ने राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर कहा क्यों ना ये दोनों प्रदेश हैं वो डेनमार्क में ही मिला दिए जाए। लेकिन जर्मन जाति के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए दोनों जातियों में विवाद हो गया और दंगे फसाद होने लगे और कई आंदोलन भी हुए। इस आंदोलनों और दंगे फसादों को दबा दिया गया और 1852 में एक लंदन की संधि हुई। बिस्मार्क ने जब देखा कि डेनमार्क से लोग खुश नहीं है, तब 1864 में पर्सा और ऑस्ट्रिया की सेना ने डेनमार्क पर हमला कर दिया। जब इतनी बड़ी सेना को डेनमार्क के राजा ने देखा तो वो घबरा गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ अक्टूबर 1864 में यह युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद अक्टूबर 1865 में भी एक समझौता होता है, जो कि ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच होता है। जाहिर सी बात है कि वो समझौता हुआ था बंटवारे के लिए, कि भाई हमने डेनमार्क को जीत तो लिया, अब किसके हिस्से में क्या आएगा। तब यह समझौता होता है और उसे गेस्टाइन समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते के अनुसार डेनमार्क से स्लेस्विंग है वो पर्सा को दे दिया जाता है और जो होल्स्टाइन है वो ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है और जो लावेनबर्ग है वो ऑस्ट्रिया है वो पर्सा को बेच देता है और जो कील का बंदरगाह था वो दोनों का साझा बंदरगाह रहता है।
अब जो ये गैस्टाइन संधि थी वो एक अस्पष्ट संधि थी जो कि आगे चलकर दूसरे युद्ध का कारण भी बनी। अब बात करते हैं दूसरे चरण यानी दूसरे युद्ध की, ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्सा। तो सन 1866 में दूसरा युद्ध लड़ा जाता है जो कि ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध और 7 वीक्स वार यानी 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध कैसे हुआ? अब बिस्मार्क जो था वो ये दोनों प्रदेश यानी स्लेस्विंग और होल्स्टाइन को पर्सा में मिलाना चाहता था, लेकिन जब डेनमार्क से जीता तो एक पर्सा को मिला, एक ऑस्ट्रिया को। तो अब बिस्मार्क सोचने लगा कि क्या करूं, कैसे होल्स्टाइन को पर्सा में मिला दूं। तभी एक घटना घटित होती है कि ऑस्ट्रिया है वो ये कहने लगता है कि ये दोनों प्रदेश है वो ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को दे दिए जाए। अब बिस्मार्क को मौके की तलाश तो थी, अब उसे मौका मिल गया। उसने ऑस्ट्रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने गैस्टाइन संधि भंग की है। उस संधि के अनुसार जो स्लेस्विंग था वो पर्सा का हिस्सा था, और लेकिन अब ये क्या कह रहा था कि इसे ड्यूक को दे दिया जाए। तब उन्होंने क्या किया, अब इस पर आरोप लगा दिया कि आपने गैस्टाइन संधि भंग की है। तब उसने युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया को ऐसे हराया नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी शक्तिशाली है। तब उसने क्या किया कि उसे दूसरे राष्ट्रों से अलग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बिस्मार्क फ्रांस के राजा से मिला और कहा कि आप युद्ध से अलग रहिए, इसके लिए मैं आपको ये राइन का क्षेत्र है ये दे दूंगा, जो करना है वो मैं अकेला कर लूंगा। और दूसरी बार वो इटली के राजा से मिले क्योंकि उस समय इटली का भी एकीकरण हो रहा था, और इटली के राजा को लालच दिया कि मैं आपको ये वेनेशिया है ये दिलवा दूंगा ऑस्ट्रिया से, सिर्फ आपको इतना करना है कि जब हमारा युद्ध हो तो आप पीछे से ऑस्ट्रिया पर धावा बोल देना। तो इस प्रकार वह अपनी कूटनीति के बल पर 2 प्रदेशों को अपनी ओर कर चुका था। अब फिर तीसरे प्रदेश यानी कि रूस के पास जाता है, क्योंकि रूस में वो राजदूत के रूप में काम कर चुका था पहले, तो रूस के जार के साथ उसकी काफी अच्छी बनती थी, जिसके कारण वो रूस के राजा से मदद मांगता है कि आप मेरी मदद कीजिए, बदले में मैं आपको जो पोलैंड में क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं उनको दबाने में मैं आपकी सैनिक सहायता करूंगा। तो इस प्रकार बिस्मार्क ने तीनों प्रदेशों को अपनी ओर कर लिया और अपनी जीत पक्की कर ली। बिस्मार्क ने अब क्या किया कि होल्स्टाइन पर अपनी सेनाएं भेजकर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ जाता है और यह युद्ध 7 सप्ताह तक चलता है। इस कारण इसे 7 सप्ताह का युद्ध यानी 7 वीक्स वार भी कहा जाता है। पर्सा है वो ऑस्ट्रिया को जल्दी ही हरा देता है और इस हार के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। 23 अगस्त 1866 को प्रयाग की संधि होती है और इस संधि के अनुसार जर्मन संघ को भंग करके 21 राज्यों का उत्तरी जर्मन संघ बनाया जाता है। दूसरा, इटली को वेनेशिया मिल जाता है, और तीसरा स्लेस्विंग, होल्स्टाइन, हेसे नसाउ आदि प्रदेश है वो पर्सा को मिल जाते हैं, और चौथा है ऑस्ट्रिया को 30 लाख पाउंड हर्जाना भी देना पड़ता है। इस संधि के साथ ही दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे चरण यानी तीसरे युद्ध की, सन 1870 फ्रांस वर्सेस पर्सा। पिछले इन दोनों युद्धों से बिस्मार्क ने 2/5 भाग को एकीकृत कर लिया था। अब बच गया था सिर्फ दक्षिणी हिस्सा जिस पर फ्रांस का प्रभाव था, जिसमें बार्डेन, वुर्टमबर्ग आदि प्रदेश आते थे। अब बिस्मार्क ने क्या किया कि फ्रांस से युद्ध करना शुरू कर दिया। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा का युद्ध हुआ, जिसे सेडान का युद्ध कहा जाता है। तो बिस्मार्क जो था वो बड़ा ही बुद्धिमान और चालाक आदमी था। वह कोई भी युद्ध शुरू करता तो उसके खत्म होने से पहले ही अगले युद्ध का बीज बो देता। वह क्या करता कि पहले मदद लेता और फिर काम हो जाने के बाद उसी पर आक्रमण करके उसके जो क्षेत्र है वो छीन लेता। ऐसा ही उसने फ्रांस के साथ किया। बिस्मार्क जो था वो दक्षिणी हिस्सा पर्सा में मिलाना चाहता था, और दूसरी तरफ जो नेपोलियन था वो भी पर्सा की बढ़ती हुई शक्ति और उन्नति को देखकर जल रहा था। इस कारण दोनों ही प्रदेश अब युद्ध चाहने लगे थे। एक दक्षिणी हिस्सा चाहता था और दूसरा उसको हरा कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था, पर कोई वैलिड कारण नहीं मिल रहा था जिसके कारण एक दूसरे में युद्ध हो सके। अब दोनों ही प्रदेश युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन कोई कारण न मिलने के कारण अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। तब बिस्मार्क ने क्या किया कि अपनी कूटनीति के बल पर युद्ध को शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि अपने प्रदेश यानी पर्सा में जाकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने अफवाह फैला दी कि जो फ्रांस का राजा नेपोलियन है वो राइन क्षेत्र और सारलैंड इन दोनों प्रदेशों को हमसे छीनना चाहता है। तब लोगों ने जब ये सुना कि भाई जो
फ्रांस का राजा है वो हमसे हमारे क्षेत्र छीनना चाहता है। तब लोगों में विद्रोह की भावना भड़क गई और वे फ्रांस के विरोधी हो गई। जबकि सच बात तो यह है कि बिस्मार्क ने खुद ही ये क्षेत्र यानी राइन क्षेत्र और सारलैंड फ्रांस को देने का वादा किया था दूसरे युद्ध के दौरान। अब दूसरी और महत्वपूर्ण घटना क्या घटित हुई, उस समय स्पेन की राजगद्दी है वो खाली थी और बिस्मार्क ने क्या किया कि वहां होहन जोरलिन, कौन सा वंश, होहन जोरलिन वंश के राजा लियोपोल्ड को वह स्पेन की राजगद्दी पर बैठा देता है। अब जो फ्रांस का राजा था वो इस वंश के राजाओं को या इस वंश के किसी भी सदस्य को इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं समझता था। वह अपने आप के लिए इस वंश को खतरा समझता था। इसलिए फ्रांस का राजा नेपोलियन क्या करता है कि अपना एक राजदूत भेजता है कि भाई जाओ आप परसा जाइए और राजा विलियम से आप बात कीजिए कि आप किसी भी सदस्य को स्पेन की राजगद्दी पर नहीं बैठाएंगे। तब फ्रांस के राजा का राजदूत जाता है और विलियम प्रथम से मिलता है। जब वो राजदूत मिलने आता है तो विलियम प्रथम एम्स में होते हैं। एम्स एक नगर का नाम है और वे एम्स में जब आते हैं तो राजदूत का बड़ा आदर सत्कार किया जाता है और वह विलियम प्रथम को बताता है कि भाई हमारे राजा ने ये कहा है कि आप इस वंश के किसी भी सदस्य को इस राजगद्दी पर न बैठाएं। तब विलियम प्रथम भी कह देता है कि ठीक है भाई, हम इस वंश के किसी भी सदस्य को स्पेन की राजगद्दी पर नहीं बैठाएंगे। जब इन दोनों के बीच ये वार्ता होती है तो बिस्मार्क वहां नहीं था। तो विलियम प्रथम क्या करता है कि एक लेटर लिखता है, यानी एक तार भेजता है बिस्मार्क के पास कि भाई ये फैसला मैंने लिया है, इस वंश के राजा को आप हटा दीजिए। तब बिस्मार्क सोचने लगता है कि भाई ऐसे तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी और युद्ध कभी होगा नहीं, हमें दक्षिण हिस्सा मिलेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि अपनी चालाकी से उस तार यानी उस लेटर में बदलाव कर दिया, यानी एडिटिंग कर दी, उसको एक संक्षिप्त रूप दे दिया और उसे छपवा दिया। जब ये संक्षिप्त रूप छपकर लोगों के सामने आया और लोगों ने जब पढ़ा तो इसका अर्थ है वो बिल्कुल बदल गया। फ्रांस के लोगों को लगा कि वहां पर हमारे जो राजदूत हैं उनकी बेइज्जती हुई है और लोगों में इस समाचार पत्र से हड़कंप मच गया। इसी हड़बड़ाहट में 1870 में फ्रांस ने परसा पर आक्रमण कर दिया। परसा और फ्रांस के बीच सेडान नामक स्थान पर युद्ध छिड़ गया। परसा ने शीघ्र ही फ्रांस को हरा दिया और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। फ्रैंकफर्ट संधि के अनुसार मेज, स्टारबर्ग, लारेन, एल्सेस प्रदेश और आदि दक्षिणी प्रदेश है वो परसा को दे दिए और फ्रांस को परसा को 20 करोड़ पाउंड का हर्जाना देना पड़ा। तो इस प्रकार परसा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से मात्र 3 युद्ध करके जर्मनी को एकीकृत कर दिया। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तीनों ही युद्ध आपको समझ में आ गए होंगे। मन तो था कि इसी वीडियो में आपको जर्मनी का मानचित्र भी समझाऊं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस मानचित्र को हम अगली वीडियो में समझेंगे। 10 में से आप इस वीडियो को कितने अंक देना चाहते हैं? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं? रूसी क्रांति, इटली एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या कोई अन्य टॉपिक? आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।